हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो हमने अभी तक रिवेटेड जॉइंट का जो डिज़ाइन और कनेक्शन का एनालिसिस है वो देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप का कनेक्शन है एनालिसिस ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो उसमें क्या फैक्टर हो। ओके। तो सबसे पहले अगर हम प्योर शेयर जॉइंट डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके, तो हम एनालिसिस किसके लिए करते हैं? जब तक हमारा फेलियर कैपेसिटी है तब तक हमें एनालिसिस करना होता है। ओके। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आपको उसमें आने वाले फोर्सेस, ओके, उसमें आने वाले सभी एक्शन रिएक्शन आपको निकालनी होती है, जो कि आपका एम होता है कि वो मेंबर फेल नहीं होए। ओके। तो आपका मेंबर फेल नहीं होना चाहिए। तो उसे अपोज करने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। ओके। तो बोल्टेड जॉइंट के फेल्योर के मेनली दो टाइप होते हैं। एक तो बोल्ट फेल्योर हो जाए या तो फिर प्लेट फेल्योर हो जाए। ओके। दोनों में से कोई भी फेल हो चुका तो हम बोल सकते हैं कि वो जॉइंट फेल हो चुका है। ओके। तो हम सिर्फ देख लेते हैं पहले कि बोल्ट फेल्योर क्या होता है। बोल्ट फेल्योर में एक तो बोल्ट शेयर में फेल होगा या तो बेरिंग में फेल होगा। ओके। और प्लेट फेल होने के IS 800 2007 के चार डिफरेंट टाइप से। ओके। एक तो प्लेट शेयर में फेल होगी, या तो स्प्लिटिंग हो जाएगा उसका, या तो बेरिंग हो जाएगी प्लेट की, या तो टेंसाइल फेल्योर होगा प्लेट का। ओके। जैसे हमने रिवेटेड जॉइंट में देखा था सेम उस तरह है, लेकिन यहाँ पे क्लूज क्लॉजेस यहाँ पे चेंज है क्योंकि हमारा आईएस कोड रिवाइज हो चुका है। IS 800 2007 अगर आप ले रहे तो लिमिट स्टेट डिज़ाइन होता है, और रिवेटेड कनेक्शन लिमिट स्टेट में हम अवॉइड करते हैं। ओके। सो बेसिकली बोल्टेड जॉइंट जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो IS 800 2007 ही लेना। चलो आगे देखते हैं। ओके। तो शेयर फेल्योर क्या होता है? देखिए, सिंपल डेफिनेशन है। शेयर फेल्योर क्या होता है? जब भी उसमें आने वाला स्ट्रेस, देखिए यहाँ पे अल्टीमेट वैल्यू क्यों आई? क्योंकि हमारा जो लिमिट स्टेट डिज़ाइन है वो स्टील का जो बोलता है IS 800 2007, तो वहाँ पे अल्टीमेट के लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के लिए। ओके। अल्टीमेट को हम उसको उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, उसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। ओके। डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट होता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप मस्ट जब भी ग्रेटर ग्रेटर हो जाएगा डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ होती है कोडल प्रोविजन के हिसाब से, एक डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ होती है, और एक अल्टीमेट स्ट्रेस उसकी कैपेसिटी होती है एक मेंबर की कुछ स्ट्रेस कैरी करने की। अगर वो अल्टीमेट स्ट्रेस ज़्यादा हो गया डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ से तो क्या हो जाता है? वो शेयर में फेल हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे चार कंडीशन है। यहाँ पे NS और NN क्या होता है? देखिए, जब भी बोल्ट आप कंसिडर करोगे तो NN क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन थ्रेड। ओके। थ्रेड में कितने बार बोल्ट कटने वाला है वो दिखाता है हमें NN। और NS क्या दिखाता है? नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन शंक। शंक क्या होता है? जो भी प्लेन पोर्शन होता है, देखिए यहाँ के ऊपर का जो पोर्शन है ये जो है पूरा शंक का पोर्शन है, और ये नीचे वाला जो ब्लैक पोर्शन है वो थ्रेड का पोर्शन है। ओके। तो NN यहाँ पे 0 हो चुका, NS यहाँ पे 1 हो चुका इस कंडीशन में, केस 1 के लिए। केस 2 के लिए देखिए, देखिए शंक में कोई प्लेन नहीं जा रहा शेयर प्लेन, तो शेयर प्लेन जा रहा है सिर्फ थ्रेड में, तो NN की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 और NS की वैल्यू 0। तीसरी केस में देखिए, एक शेयर प्लेन रेड इंक से डॉट किया है, NS में एक शेयर प्लेन आ रहा है शंक में, और एक शेयर प्लेन आ रहा है NN में। सो दैट्स वाई देयर आर टू शेयर प्लेन इन केस नंबर 3। और केस नंबर 4 की बात करते हो, देखिए तो थ्रेड में ही पूरे दो के दो शेयर प्लेन आ रहे हैं, एक ब्लैक इंक से मैंने दिखाया और एक रेड इंक से दिखाया, तो NN यहाँ पे 2 हो गया, और शंक में कोई भी शेयर प्लेन नहीं है तो NS यहाँ पे 0। तो आप पूछोगे कि इसका यूज़ कहाँ पे? जब भी हम शेयर कैपेसिटी निकालेंगे तो हमें इसका यूज़ आगे आने वाला है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आपको NN और NS पता चल गया होगा। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ यानी, नॉमिनल का मतलब ये होता है कि देखिए, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ यानी विदाउट कंसिडरिंग एनी एरिया, विदाउट कंसिडरिंग एनी एक्चुअल कंडीशन, नॉमिनल उसकी कैपेसिटी क्या है? एज इट इज सिंपल कैपेसिटी हम उसे बोल सकते हैं। तो IS 800 2007 बताता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? FUB डिवाइडेड बाय √3। ओके। नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ इसकी होती है FUB डिवाइडेड बाय √3। उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से फिर मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई बाय एरिया करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिज़ाइन कैपेसिटी मिल जाएगी। तो आपका नीचे फार्मूला आ जाता है डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी का। फार्मूला क्या है? FUB डिवाइड बाय √3 गामा एम बी। गामा एम बी का है, गामा एम बी है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट। ओके। सो FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय √3 इंटू गामा एम बी इंटू NS इंटू ASB। ASB क्या होता है? शंक एरिया ऑफ बोल्ट, प्लस NN इंटू ANB। ANB क्या होता है? नेट एरिया ऑफ बोल्ट, और जिसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ थ्रेड। ओके। तो ये दो केस आपको समझ में आने चाहिए। तो आगे देखते हैं। तो देखिए ASB क्या हो चुका है? ASB हो गया एरिया ऑफ शंक पोर्शन, और ANB क्या हो गया? एरिया ऑफ थ्रेडेड पोर्शन। जनरली ANB क्या होता है? 0.78 टाइम्स ASB है, बहुत एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं। ओके। द नेट एरिया ऑफ बोल्ट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया और शंक एरिया, तो 78% होता है। ओके।
तो शंक का एरिया कैसे निकालते हैं हम, π/4, जो हमें शंक का डायमीटर दिया होता है M20, अगर आपको बोल्ट दिया हो तो π/4 20 स्क्वायर हो गया आपका ASB, उसे 0.78 से मल्टीप्लाइड कर दो, आपको क्या मिल गया, नेट एरिया ऑफ बोल्ट मिल गया। होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आता है कुछ रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर शेयर कैपेसिटी हम जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर आता है, क्योंकि रिडक्शन फैक्टर क्यों आता है, कभी कभी हमारा लेंथ ऑफ जॉइंट होता है, ग्रिप लेंथ होती है, जो टर्म्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो लेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया व्हाट इज लेंथ ऑफ जॉइंट। ओके, देखिए अगर यहाँ पे एक प्लेट है, हम उस यहाँ पे एक बोल्ट लगा रहे हैं, ओके, यहाँ पे दूसरा बोल्ट है, यहाँ पे तीसरा बोल्ट है, ओके, और इसके नीचे और एक प्लेट है, तो ये टोटल हो गया आपका, ये हो गया लेंथ ऑफ जॉइंट। ओके, रिडक्शन फैक्टर बीटा आई जे, ओके, ये कब आता है, रिडक्शन फैक्टर बीटा आई जे फॉर लेंथ ऑफ जॉइंट ग्रेटर देन 15 फाइव। अगर आपके जॉइंट की लेंथ 15 फाइव से अगर ऊपर है, 15 फाइव से अगर ऊपर है, तो आपको क्या करना होता है, ये रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है किसको, VDSB को, जो डिजाइन कैपेसिटी आती है शेयर में, उससे उसको आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि देखिए जब भी आप लेंथ ऑफ जॉइंट आपकी बढ़ जाती है तो जो एक्सट्रीम बोल्ट होता है वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आता है। ओके, तो उसे रिड्यूस करने के लिए आपको ये बीटा IJ फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, सो लेंथ ऑफ जॉइंट बढ़ने की वजह से आपको क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आता है, तो उसे कम करने के लिए आपको क्या है, रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है। तो निकालते कैसे, उसका तो रेंज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, 0.7 लेस देन और इक्वल टू बीटा LJ इज इक्वल टू 1.075 माइनस LJ डिवाइडेड बाई 205 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी उसकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, एक तो 0.7 और एक तो 1, इन दोनों के बीच में ही बीटा IJ की वैल्यू आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं, लिमिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर फॉर LJ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ जॉइंट। ओके, तो उसको उसकी रेंज का एक तो 0.7 होना चाहिए या 1 होना चाहिए मैक्सिमम, उनके बीच में वैल्यू आए तो भी चलेगा। ओके, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए और 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दोज आर द क्लॉजेस। उसमें टर्म आपको LJ का है, लेंथ ऑफ जॉइंट आपको होता है फाई का है, शंक डायमीटर, सो आपको सिर्फ बीटा IJ फैक्टर कैलकुलेट करना है। ओके, तो होप आपको समझ में आएगा। देखते हैं कि दूसरा फैक्टर कौन सा है रिडक्शन का। हाँ, दूसरा फैक्टर आ जाता है लेंथ ऑफ ग्रिप। ग्रिप लेंथ आपको पता है, ग्रिप लेंथ क्या होती है, ओके, जितनी भी ग्रिप बोल्ट ने कंसिडर की है, ओके, जितनी भी प्लेट्स उसने ग्रिप करके रखी है, तो उसकी लेंथ जो होती है टोटल ग्रिप लेंथ होती है। अगर ग्रिप लेंथ बढ़ गई 5 से ज़्यादा, तो आपको क्या होता है, वहाँ पे एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है ना, लेंथ बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, वहाँ पे एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। उससे कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बीटा LJ ग्रिप लेंथ का जो बीटा LJ, आई थिंक यहाँ पे LG चाहिए, कुछ नोटेशन का फर्क होगा, बीटा LG, तो उसका फार्मूला 8 डिवाइड बाई 3 प्लस LG। ओके, LG क्या होता है, ग्रिप लेंथ। ओके, तो ये फार्मूला सिंपल, आपको वैल्यू डालनी है उसमें और उससे आंसर निकालना है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो तीसरा जो हमारा रिडक्शन फैक्टर है वो पैकिंग प्लेट। अगर हमने पैकिंग प्लेट यूज़ किया, पैकिंग प्लेट क्या होती है, अगर देखिए जब भी हम डबल कवर बट जॉइंट जो जॉइंट करते विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, तो वहाँ पे जो मेन प्लेट होती है, देखिए यहाँ पे TM1 और TM2 मैंने बताई, ये हो गए TM1, ओके, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 1, और TM2 ये हो गए थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 2। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मेन प्लेट्स होती है उनकी थिकनेस इक्वल नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैकिंग प्लेट इंसर्ट करते हैं। तो ओके, तो पैकिंग प्लेट यहाँ पे इंसर्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ का बोल्ट का एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ओके, पैकिंग प्लेट का, तो ये क्या होता है, अनयूटिलाइज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस वहाँ पे इंड्यूस होते हैं। ओके, देखिए ये 20 mm का है, एक कंसिडर कीजिए, TM1 20 mm का है, TM2 12 mm का है, तो आपको 8 mm की पैकिंग प्लेट डालनी पड़ेगी ना उसमें। तो उससे क्या होगा कि 8 mm की पैकिंग प्लेट डालने की वजह से ये जो एरिया रहेगा यहाँ का ये अनयूटिलाइज रहेगा, क्योंकि देखिए मेन प्लेट तो पूरा आपका लोड कैरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो लोड आएगा वो अनयूटिलाइज होगा, यानी यहाँ की स्ट्रेंथ अनयूटिलाइज होगी यहाँ से, इसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट होगा। तो आपको ये कम करने के लिए आपको यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर लगाना होता है शेयर में। तो बीटा पैकिंग प्लेट का फार्मूला क्या है, बीटा पैकिंग प्लेट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0125 इंटू थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। ओके, तो सभी कैलकुलेट करने के बाद आपको सिर्फ ये रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो VDSB आपको क्या मिल जाती है, FUB/√3 NS इंटू ASB प्लस NN इंटू ANB इंटू तीनों रिडक्शन फैक्टर, अगर दिए हो निकालना हो तो तीनों लो, वरना जिसकी जरूरत हो वही लेना। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेरिंग ऑफ बोल्ट। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है बेरिंग ऑफ बोल्ट, उसमें कुछ क्लॉज है।
देखिए उन्होंने बताया कि एट द टाइम ऑफ फुल बेरिंग, जब भी बोल्ट की बेरिंग हो रही है तो 80% ऑफ प्लेट उसकी कांटेक्ट में होनी चाहिए। देखिए बेरिंग होने की हो रही है, बोल्ट की बेरिंग होना, यानी जो बोल्ट के नियर का एरिया है धीरे धीरे बेरिंग एक्शन से फेल होना। ओके, तो उसके नियर तो प्लेट होती है। तो आयस कोड क्या बोलता है, उसका एजम्पशन क्या है, जब भी उसकी बेरिंग में फेल हो रहा है तो 80% ऑफ प्लेट उसके कांटेक्ट में होनी चाहिए। ओके, नियर अबाउट 80% ऑफ एरिया ओके ऑफ बोल्ट इज कांटेक्ट विद द प्लेट। ओके, तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। एग्जाम में पूछते हैं कि हाउ मच परसेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेट इज कांटेक्ट विद द बोल्ट एट द टाइम ऑफ बेरिंग, 80%, 70%, 75%। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ। जैसे मैंने पहले बताया था नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, तो उसमें एफ यू बी बाई रूट थ्री, वो नॉमिनल स्ट्रेंथ एफ यू बी होता है अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। यहाँ पे नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, के बी इंटू एफ यू। तो के बी इंटू एफ यू, यहाँ पे एफ यू क्या है, अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट मटेरियल। जो आपको प्लेट दी होगी उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी आपको लेना है। के बी तो उसको हम बोल सकते हैं कि बेरिंग फैक्टर होता है। ओके, तो बेरिंग फैक्टर निकालने के लिए के बी कैसे निकालते हैं हम आगे देखते हैं। डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी का फार्मूला दिया एज पर आयस कोड वी डी बी बी। डी यानी डिजाइन, बी यानी बोल्ट एंड दूसरा बी यानी बेरिंग। डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट दैट इज वी डी बी बी। तो उसका फार्मूला 2.5 के बी 5 इंटू टी मिनिमम। टी मिनिमम हम कैसे लेते हैं, पहले हमें रिवेटेड जॉइंट में देखा था। ओके, हाउ विल टेक टी मिनिमम, तो हमने देखा था रिवेटेड जॉइंट में। ओके, तो उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो व्हाट इज टी मिनिमम। टी मिनिमम का मीनिंग क्या होता है, इंटू एफ यू बाई गैमा एम बी। देखिए यहाँ पे एफ यू लेना है प्लेट का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है बोल्ट का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, ये दोनों टर्म्स बहुत अलग है। यहाँ पे एफ यू बी मत लीजिए। ओके, यहाँ पे एफ यू लीजिए प्लेट का। चलो आगे बढ़ते। हाँ, तो के बी कैसे निकालते हैं, एफ यू यानी अल्टीमेट प्लेट स्ट्रेंथ, मैंने पहले बताया। एफ यू के बी यानी बेरिंग फैक्टर। तो के बी के 3 क्लॉजेस दिया है इस कोड के हिसाब से। सबसे पहले के बी होना चाहिए ई डिवाइड बाई 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल। दूसरा क्लॉज है पी डिवाइड बाई 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ माइनस 0.25। थर्ड है एफ यू बी बाई एफ यू और चौथा है 1। तो इनमें से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो आपको के बी लेना है। ओके, सिंपल है, आपको सबकी टर्म पता है। ई यानी क्या होता है इन डिस्टेंस, पी यानी पिच, डी एच यानी डायमीटर ऑफ होल। ओके, एफ यू बी बोल्ट की अल्टीमेट कैपेसिटी, एफ यू प्लेट की अल्टीमेट कैपेसिटी। उसके बाद एक और टर्म आ जाती है, देखिए अगर हमने मिनिमम पिच, गेज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस मेंटेन किया तो हमारी के बी की वैल्यू क्या होती है 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, एसएससी जेई हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आता है रिपीटेड। इफ मिनिमम पिच, गेज, एंड एज डिस्टेंस मेंटेन किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेरिंग फैक्टर। तो सिंपली आपको बताना है। कभी कभी पूछते हैं 50% बोलते हैं, कभी कभी 0.5 बोलते हैं, कभी कभी 1.2। तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डिजाइन बोल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, जिसे हम बोल्ट वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या होगी, मिनिमम ऑफ वी डी एस बी और वी डी बी बी। ओके, दोनों में से जो भी मिनिमम आएगी वो आपकी डिजाइन बोल्ट वैल्यू हो चुकी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था रिवेट में जो मैक्सिमम होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन हमें जब डिजाइन निकालना होता है तो हम उन दोनों में से कम क्यों लेते हैं। अगर एक की कैपेसिटी 40 है, दूसरे की कैपेसिटी 30 है, 40 वाला तो 40 लोड ले लेगा, लेकिन 40 आने से पहले वहाँ पे 30 आएगा तो 30 में फेल हो जाएगा। तो हमें जॉइंट फेल करना नहीं है, तो इसलिए हम उसकी कैपेसिटी क्या लेते हैं, जो कम से कम होंगे उसको हम डिजाइन बोल्ट वैल्यू एज अ कंसिडर करते हैं। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, एक सिंपल वाला, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, चलो देखिए यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आएगा। देखिए 2 प्लेट्स 20 एंड 12 mm कनेक्टेड बाय डबल कवर बट जॉइंट। कवर प्लेट डबल है, बट जॉइंट है, बाय M20 फुल थ्रेडेड बोल्ट है। देखिए यहाँ पे टर्म देखिए फुल थ्रेडेड बोल्ट है, उसकी ग्रेड दी है 4.6 और कवर प्लेट दी है 12 mm की। इनपुट में क्या है, 2 प्लेट आपको कनेक्ट करने, मेन प्लेट की 2 थिकनेस दी है, 2 मेन प्लेट, एक 20 mm की, एक 12 mm की। कम थिकनेस है, थिकनेस में डिफरेंस है, तो आप एज्यूम कर लीजिए पैकिंग प्लेट उसमें लगने वाली है। डबल कवर बट जॉइंट दिया है, M20 ग्रेड का बोल्ट है, सॉरी M20 उसका डेजिग्नेशन है, ग्रेड 4.6 है और कवर प्लेट 12 mm की लगाई है। ओके, डिटरमाइन डिजाइन बोल्ट वैल्यू। ओके, टेक AP410 प्लेट एंड मेंटेन मिनिमम PGE एंड ई नॉट। यहाँ पे एक टर्म आपको दे दी, मेंटेन PGE एंड ई नॉट, मिनिमम मेंटेन करना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि केबी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, मेन प्लेट है 20 के, दूसरी मेन प्लेट 12 mm की। तो आपको लगेगा यहाँ पे पैकिंग, तो पैकिंग प्लेट कितने की आई, तो पैकिंग प्लेट आई 8 mm की। 20 माइनस 12 तो आपको 8 mm की पैकिंग प्लेट लगेगी। उसके ऊपर 2 कवर प्लेट, एक 12 mm की दूसरी, एक 12 mm की नीचे। तो सबसे पहले इनपुट से हम निकाल लेते हैं। तो फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है,
फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है तो फुल्ली थ्रेडेड में शंक में कोई प्लेन आएगा क्या? शेयर प्लेन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो शेयरिंग प्लेन है, यहाँ पे हमने अगर बोल्ट लगा दिया तो एक यहाँ पे कटने वाला है बोल्ट और दूसरा यहाँ पे कटने वाला है। ओके, तो ये जो बोल्ट है पूरा पूरा थ्रेडेड है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू होगी 2। होप आपको समझ में आया। तो 4.6 ग्रेड बोल्ट है, तो एफ की वैल्यू मैंने क्या बता दी, पहला डिजिट वो 4 है, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो आपको एफ मिल जाती है। तो एफ की वैल्यू हो गई 400 और 0.6 जो है, जो 400 आया तो उसे मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो एफ भी आपको क्या मिल गया 240 एमपीए। ओके, तो अभी पैकिंग प्लेट ही सिर्फ हमें दी है, तो लेंथ ऑफ ग्रिप जॉइंट लेंथ आप कैलकुलेट करके देखिए, वो कम ही आते हैं, 15.5 से कम आते हैं, 5.5 से कम आते हैं, तो उसका कुछ रोल नहीं आता। लेकिन पैकिंग प्लेट की वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पे बीटा पैकिंग प्लेट आपको इंसर्ट करना है। तो बीटा पीकेजी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? बीटा पीकेजी की वैल्यू पीकेजी चाहिए यहाँ पे। ओके, 1 माइनस 0.0125 इंटू थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट क्या है? 8 mm। तो बीटा पैकिंग प्लेट क्या आई? फैक्टर 0.9। ओके, तो निकाले पहले शेयर कैपेसिटी। शेयर कैपेसिटी क्या है? एफ यू बी डिवाइड बाई √3। ये एफ यू बी डिवाइड बाई √3 इंटू गामा एम बी, उसकी वैल्यू 1.25 इंटू एन एस इंटू ए एस बी। तो एन एस की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। ओके, इंटू ए एन इंटू एन एन, एन एन की वैल्यू 2 इंटू ए एन बी। ए एन बी क्या होता है? 0.78 टाइम्स ने टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है बोल्ट का? π/4 20 स्क्वायर। ओके, इंटू बीटा पीकेजी। बीटा पीकेजी क्यों लगाना है हमको? क्योंकि पैकिंग प्लेट हमने यूज़ की है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है 81.40 किलो न्यूटन। आपको समझ में आया होगा होप। ओके, एन एस यहाँ पे 0 क्यों हुआ? क्योंकि फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है। ओके, उसके बाद हमें बेरिंग निकालना है। बेरिंग निकालने के लिए हमें पहले क्या दिया? मिनिमम पी जी एंड ई नॉट मेंटेन किया है, तो के बी की वैल्यू क्या आती है? 0.5 है। तो स्टैंडर्ड क्लॉज हमें बता दिया है आईएस कोड ने, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं के बी की। तो वी डी बी भी निकालते हैं। वी डी बी बी का फार्मूला क्या है? 2.5 के बी 0.5 डाल दिया इंटू 5 इंटू टी मिनिमम। टी मिनिमम यहाँ पे 12 क्यों लिया मैं अभी बताता हूँ आपको। ओके, एक तो हमें क्या करना है, दोनों कवर प्लेट ऐड करनी है, उसकी थिकनेस क्या होती है? 12 + 12 24। और दूसरा क्लॉज क्या है? एक तो TM1 या TM2 में से जो मिनिमम, इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो हमें लेना है। तो एक तो 20, दूसरा आ गया 12 और तीसरा 24। तो मिनिमम क्या है हमारा? 12 mm। तो हमने टी मिनिमम क्या लिया? 12 mm इंटू एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम बी। यहाँ पे एफ यू किसका है? एफ यू है प्लेट का। तो प्लेट हमें कौन से ग्रेड की दी है? प्लेट हमें दी है 410 ग्रेड की। तो एफ यू 410 यानी उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी होती है 410। सो 410 डिवाइडेड बाई गामा एम बी क्या है? 1.25। इसकी वैल्यू आती है 98.40। तो बोल्ट वैल्यू मैंने क्या बताया? बोल्ट की डिजाइन कैपेसिटी क्या होती है? एक तो VDSB या VDBB, इनमें से जो भी मिनिमम होती है हमारी बोल्ट वैल्यू होती है। तो उनमें से मिनिमम क्या है? 81.40, उनमें से मिनिमम है। तो दैट्स वाई इट इज़ आवर आंसर, मिनिमम ऑफ VDSB और VDBB। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ कुछ टर्म आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से निकालना है, किस तरह मेंटेन करना है टर्म। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद फेल्योर ऑफ प्लेट भी देखते हैं। ओके, टेंशन स्प्लाइसेस का फेल्योर कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। सो होप आपको ये आज का वीडियो समझ आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।